नमस्कार, यूपी विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर पीयूष जैन को भेजा गया है। पीयूष के कानपुर वाले घर से लगभग 177 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। कन्नौज वाले घर से 17 करोड़ कैश बरामद हुआ है। 23 किलो सोना, 600 किलो चांदी भी बरामद हुई है। पीयूष ने माना कि सारा पैसा उसका है। डीजीजीआई, आईटी, डीआरआई मामले की जांच में जुटी। क्या हुआ अंदर, न्यायालय के अंदर क्या? माननीय न्यायालय ने आज उनको 14 दिन के लिए भेज दिया जेल में जी। और इसके अलावा जो बरामदगी हुई है 175 करोड़ रुपए नकद की हुई है जी। वो भारतीय स्टेट बैंक में जमा कर दिया गया है जी। और इसकी जो है 31 करोड़ 50 लाख रुपए का प्राइमा फेसी अभी टैक्स की चोरी सामने आ रही है जी। आगे भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कन्नौज में भी हमारी टीम वहाँ पर काम कर रही है जी। और कन्नौज के बाद अभी जो इन्वेस्टिगेशन आएगा, जीएसटी ने रिमांड मांगा तो उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने अपोजिट पार्टी डिफेंस काउंसिल ने एक्यूज की तरफ से कहा कि ये गलत रिमांड लिया गया है। माननीय न्यायालय ने उस चीज को नहीं माना और उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। जुडिशियल कस्टडी। तो ये देख सकते हैं आपकी जैसा जीएसटी के वकील साहब। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमरीश टंडन है, मैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ भारत सरकार का। अमरीश जी से बात हुई है। अमरीश जी ने साफ तौर पे कहा है कि जो जीएसटी के काउंसिल थे उनकी जांच हो रही। 31 करोड़ की चोरी का पूरा मामला ये बताया जा रहा है, टैक्स चोरी का, जिसके चलते इनको न्यायिक हिरासत में पीयूष जैन को जेल भेज दिया गया। कैमरा पर्सन आरुष के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज कानपुर। गोरखपुर में व्यापारी सम्मेलन को लेकर बैठक करने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने सपा पर जमकर निशाना साधा है और भारी मात्रा में सोने चांदी के जखीरे बरामद के सवाल पर कहा कि ये समाजवादी पार्टी का पाप है। इन लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि देश में प्रदेश हवाई कनेक्टिविटी इसकी अच्छी हो, कभी नहीं सोचा कि प्रदेश की स्थिति अच्छी हो, कभी नहीं सोचा कि एम्स आ जाए, कभी नहीं सोचा कि अस्पताल अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। हमेशा ये सोचा कि कैसे 100 करोड़ के सड़क को 500 करोड़ का बनाना है। देखिए, समाजवादी पार्टी का पाप है। इन लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, कभी ये नहीं सोचा कि प्रदेश की सड़कें अच्छी हो जाए, कभी नहीं सोचा कि एम्स आ जाए, कभी ये नहीं सोचा कि हॉस्पिटल्स अच्छे हों, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, इंडस्ट्री लगे। हमेशा और हमेशा ये सोचा कि कैसे 100 करोड़ की सड़क है उसका डीपीआर 200 करोड़ और 500 करोड़ का बना करके इसे अपने आदमी को दे दें और पैसा इकट्ठा कर ले। जो भी पैसा इकट्ठा किया ये फाइनेंसर थे समाजवादी पार्टी के, इसलिए उनके यहाँ कोई इनलीगल ट्रांजेक्शन किया। चुनाव आ रहा है, चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने इनलीगल पैसे सब इकट्ठे किए थे और एक सिस्टम ऐसा बना है कि कोई भी इनलीगल ट्रांजेक्शन भारतवर्ष में कहीं भी होता है तो वो पकड़ में आता है, उसी के तहत उनकी खिलाफ कार्रवाई। हरदोई में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को हरदोई के जीआईसी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के लिए जिले भर से कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल तक लाने की जिम्मेवारी बीजेपी की पदाधिकारियों और स्थानीय विधायकों ने उठा रखी है। जीआईसी ग्राउंड की क्षमता लगभग 50,000 लोगों की है, जिसे भरने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल और विधायक नितिन अग्रवाल ने कमर कस ली है। जनसभा स्थल पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी से खास बातचीत की हमारे हरदोई के सहयोगी आलोक सिंह ने। देश के गृह मंत्री अमित शाह कल हरदोई में एक जनसभा कर रहे हैं। जन विश्वास रैली को लेके वो आ रहे हैं और आम जनमानस में बस एक ही सवाल है कि भाजपा की जो रैली है वो हो रही है, रात में कर्फ्यू लगता है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी जी हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं और इनसे जानेंगे कि कल की रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर बताएं। देखिए, कल जो माननीय गृह मंत्री जी का हरदोई आगमन हो रहा है, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन विश्वास यात्रा चल रही है। कल जन विश्वास यात्रा हरदोई पहुंचेगी और उस जन विश्वास यात्रा के माध्यम से यहाँ पर एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है और जिस जनसभा को देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कल संबोधित करने वाले हैं, आज उनके आगमन की सूचना पाकर हरदोई जनपद में एक बड़ा उल्लास है। हरदोई जिले के कोने कोने से जनता कल उनसे सीधी वार्ता या सीधा उनका संवाद सुनने के लिए तैयारी कर रही है और कल इस जीआईसी ग्राउंड पूरा लोगों से भर जाएगा, ऐसा विश्वास है। क्योंकि अमित शाह जी का एक व्यक्तित्व तो बिल्कुल अलग, सामान्य राजनेताओं से बिल्कुल अलग है। जो कहते हैं उसे करते हैं और उसे निभाने का काम करते हैं।
कार्यकर्ता के प्रति उनके मन में एक बड़ा आदर है, इसलिए पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके संदेश पर, उनके निर्देश पर पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करता रहेगा। तो अशोक वाजपेयी जी बता रहे हैं कि जिस तरीके की गाइडलाइंस आएंगे उस तरह से काम किया जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट जो है वो काफी सख्त है इस मामले में, उसने रैली रोकने के लिए या चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए भी एक कॉल जरूर की है। लेकिन देखने वाली बात होगी जन विश्वास यात्रा के बाद, जब इसका समापन हो जाएगा उसके बाद सरकार क्या फैसला लेती है। हालांकि जिन सीटों के बारे में बता दें कि आपको हरदोई में 8 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से 7 भाजपा के पास थी, एक सपा जो नितिन अग्रवाल वो भी इसी में। कल 11:30 बजे अमित शाह जी यहां आएंगे, वहां से हम फिर से आपको लाइव आएंगे। हरदोई से आलोक सिंह की रिपोर्ट। देश के गृह मंत्री बदायूं में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। जन विश्वास यात्रा में शामिल होकर लोगों का आभार व्यक्त करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गुंडा राज अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, अब वापस लौटकर नहीं आएगा। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि गुंडा राज अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, अब कभी इसकी वापसी नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि चुनाव में हिंदू बनने से भला नहीं होने वाला, सबका साथ सबका विकास के आधार पर इस बार बदायूं की 6 सीटों पर भी बीजेपी चुनाव जीतेगी। आज भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, लगातार और 23 तारीख हमारी यह जन विश्वास यात्राएं प्रदेश में चल रही। जो समर्थन दिख रहा है, जो समर्थन मिल रहा है, जो चेहरे की चमक दिख रही है, उससे मैं पूरे भरोसे से कहता हूँ हम 2017 की तरह 2022 में भी 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। गुंडा राज अब इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया है, उसकी कभी वापसी नहीं होगी। सीएम योगी ने लहरपुर क्षेत्र के सूर्यकुंड मंदिर में जन विश्वास यात्रा के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा कि कानपुर और कन्नौज में भारी मात्रा में मिले नोटों को मुद्दा बनाकर सीएम योगी ने सपा और बसपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मां लक्ष्मी को दीवारों में कैद रखा है। पिछले 3 दिनों से नोटों की गिनती चल रही है, अब समाजवादियों का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। सीएम ने यह भी कहा कि अब समझ में आया कि बुआ और बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे। सीएम योगी ने कहा कि असलियत सामने आने के बाद बबुआ स्वीडन में बनी बोतल जेब में रखकर नौटंकी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले सरकारों ने जमकर भ्रष्टाचार किया, आवास, शौचालय, बिजली आदि के मद पर धन लूटकर दीवारों में कैद कर दिया, इसीलिए सपा और बसपा नोटबंदी के विरोध में थी। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा सरकारें गरीबों को योजनाओं से वंचित करके धन हजम कर जाते थे। सीएम योगी ने जनसभा के दौरान धार्मिक ताना बाना भी बोला। खबर उन्नाव से है। यहां पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल विजय यात्रा के तहत उन्नाव पहुंचेंगे। अखिलेश यादव का उन्नाव शहर के जीआईसी मैदान में 11:30 बजे हेलीकॉप्टर लैंड होगा। विशाल जनसभा को यहां पर संबोधित करेंगे। इसके अलावा सफीपुर विधानसभा, मोहान विधानसभा व बांगरमऊ विधानसभा में रोड शो के साथ ही जनता को भी वो संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव की जनसभा को लेकर सपा पदाधिकारियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसके आगामी चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल उन्नाव आ रहे हैं। मैं खड़ा हूं उसी उन्नाव के जीआईसी ग्राउंड में, जहां पर वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और यहां से उनको 4 विधानसभाओं में जाने का उनका एक पूरा रोडमैप है, वो तैयार किया गया है। हालांकि सुबह लगभग 11 बजे के करीब अखिलेश यादव उन्नाव पहुंचेंगे और ये उनका जो मंच है मेरे पीछे, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा मंच जो है वो तैयार किया जा रहा है, जहां से अखिलेश यादव अपने चुनाव को लेकर हुंकार भरेंगे और उन्नाव के लोगों से रूबरू होंगे, उन्नाव की जनता से रूबरू होंगे, यहाँ पे पार्टी पदाधिकारियों से बात करेंगे और साफ तौर पे सफीपुर, बांगरमऊ और मोहान विधानसभा में अपने विजय रथ से पहुंचेंगे, जो कि शाम के 5 बजे तक का उनका पूरा कार्यक्रम है जो पूरा बनाया गया है। हालांकि सुबह 11 बजे से लेकर और शाम के 5 बजे तक वो उन्नाव में ही मौजूद रहेंगे, उन्नाव के लोगों से मिलेंगे, उन्नाव की जनता से मिलेंगे और जब यहाँ पे जो 2022 के चुनाव है उसको लेकर यहाँ के लोगों से, यहाँ पे पार्टी के पदाधिकारियों से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव जी, उनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र जी, किस तरीके से यहाँ पे कल उनका कार्यक्रम है और आगे भी 3 विधानसभाओं का कार्यक्रम, तो किस तरीके से पूरा? देखिए, 9वें चरण की विजय यात्रा का शुभारंभ जनपद उन्नाव से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, तो मैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के नाते पूरे जनपद की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने 9वें चरण का हम लोगों को शुभ अंक का अवसर दिया है। कल 11 बजे हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
हेलीकॉप्टर से यहाँ पर जीआईसी ग्राउंड पर आएंगे और यहाँ पर विशाल जनसमूह को संबोधित करेंगे। यूपी एसआईडीसी में इतना सरलीकरण किया था कि बाहर के लोग आकर व्यवसाय करें। यहाँ पर सरकारी तंत्र ने, सरकार के लोगों ने दबाव बनाकर पूरा यहाँ का यूपी एसआईडीसी को ध्वस्त कर दिया है। जो लोग पलायन करके कोरोना काल में आए थे, इस आशा और भरोसे से आए थे कि यूपी एसआईडीसी में 500 रुपए की नौकरी मिल रही, वो आज बेरोजगार हैं। मनरेगा के नाम पर प्रधानमंत्री की रैलियों में भीड़ भेजने वाली सरकार कल बेनकाब होगी। कल समाजवादी पार्टी में लाल टोपी को चुनौती देने वाले लोग भी बेनकाब होंगे, क्योंकि लाल कारवां कल उन्नाव से चलेगा और 22 में बाइसिकल के रूप में 6 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी बाइसिकल चलेगी। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, ये हमारे साथ उन्नाव के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जिला धर्मेंद्र यादव मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कल का दिन जो है वो राजनीतिक इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि कल अखिलेश यादव पूरे दिन उन्नाव रहेंगे और 2022 के आगामी चुनाव को लेकर यहीं से तैयारी करके अपने यहाँ पे लोगों से मिलेंगे और उनके लोगों के बीच में जाएंगे और साफ तौर पर कल अखिलेश यादव पूरे दिन उन्नाव में रहने वाले हैं। उन्नाव से गौरव शर्मा, इंडिया न्यूज। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा पहुंचे गोंडा। मंच से विधानसभा प्रत्याशियों के नाम की उन्होंने घोषणा की है। बीएसपी सरकार में सभी को सुरक्षा मिली थी, इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा कि एसपी और बीजेपी ने राज्य का विनाश किया है। बीएसपी ने शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर किया। खबर अंबेडकर नगर से, यहां पर बीजेपी उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह का बयान सामने आया है। बिना नाम लिए कांग्रेस और एसपी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में एक परिवार ने शासन किया। साथ ही कहा कि यूपी में भी वर्षों तक शासन किया गया। इसके आगे उन्होंने कहा कि गांव गरीब किसान के लिए इन परिवारों ने दिन भर नारे लगाए हैं। देश और उत्तर प्रदेश की जनता मोदी और योगी जी के साथ है। साथ ही आगे राधा मोहन सिंह ने आपको बता दें कि कई बड़ी बातों का जिक्र किया। जिला कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक में भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जेपीएनआईसी के हालातों पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। जेपीएनआईसी की दुर्दशा देखकर बेहद दुख होता है। उन्होंने साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार में जेपीएनआईसी की दुर्दशा हुई है। बीजेपी की विकास विरोधी सोच पर क्षोभ है। साथ ही उन्होंने ट्वीट में लिखा कि आदरणीय जयप्रकाश जी का अपमान है। बीजेपी स्वतंत्रता व लोकतंत्र की विरोधी है, इस बात का जिक्र भी उन्होंने अपने ट्वीट में किया। मेरठ के लिए कल का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। मेरठ को कल आईटी पार्क की सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह आईटी पार्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए उम्मीदों के नए द्वार खोलेगा। मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने लंबे संघर्ष की बदौलत यह आईटी पार्क मिला, इस बात का जिक्र किया। वेद व्यासपुरी में बने इस आईटी पार्क में उद्घाटन की तैयारियों का सांसद ने जायजा भी लिया। आईटी सेक्टर की कई बड़ी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां यहां पर ऑफिस खोलेंगी। कॉन्फ्रेंस हॉल, कैफेटेरिया, स्टार्टअप सेटअप सहित कुछ नया और खास यहां पर होगा। मेरठ से हमारे सहयोगी सनोज शर्मा की इस रिपोर्ट में देखिए कि क्या कुछ होने वाला है यहां खास। आईटी पार्क मेरठ के लिए एक सपने जैसा था, लेकिन कहते हैं ना कि यदि दिल से सपने देखे जाएं तो वो हकीकत में बदलते हैं, पूरे होते हैं। और मेरठ में भी आईटी पार्क का सपना पूरा होने जा रहा है। कल यहां केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव राजशेखर आकर इसका उद्घाटन करेंगे और देखिए कि बेहद जो खूबसूरत है वो इस आईटी पार्क को बनाया गया है। मेरठ के लिए उम्मीदों की नई किरण ये आईटी पार्क लेकर आया है। करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से इस आईटी पार्क का जो निर्माण है वो किया गया है। 14 अगस्त 2017 को इसका काम शुरू हो गया था और 12 महीने के भीतर इसका काम पूरा किया जाना था, लेकिन कभी किसानों के मुआवजे की बात थी, कोरोना काल भी आया और उसके बाद आखिरकार इसका काम पूरा हो गया। ये देखिए, इंक्यूबेशन सेंटर यहां पर बनाया गया है। तमाम जो महत्वपूर्ण मीटिंग्स हैं वो यहां पर हो सकेंगी और जो तमाम स्टार्टअप कंपनियां हैं वो यहां पर मेरठ में अपने ऑफिस खोलेंगी। बताया यह भी जा रहा है कि कई बड़ी जो मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनियां हैं उन्होंने बाकायदा यहां पर संपर्क भी कर लिया है। दूसरा, आप ये देखिए कि यहां ऑडिटोरियम बनाया गया है और इस ऑडिटोरियम में तमाम जो बड़ी कॉन्फ्रेंस है स्टार्टअप आइडियाज को लेकर वो यहां पर जो तमाम बड़ी कॉन्फ्रेंस है वो हो सकेंगी। निश्चित रूप से बिल्कुल आपने जो शब्द देखा जाए प्रत्येक युवा की जुबान पर हैं, उन शब्दों का आपने उपयोग किया है। मेरठ की प्रगति का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो खुल गया है और मेरठ तेजी से दौड़ेगा। और उस क्रम में आज का जो आईटी पार्क आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट बड़ा सुंदर सारा बनाया है
और कल इसका लोकार्पण होने वाला है। थोड़ा विलंब हो गया कोरोना वगैरह की वजह से, अन्यथा हो सकता है इसका लोकार्पण 1 साल पहले हो गया होता। शुरू में थोड़ी 14 करोड़ की कॉस्ट से 18 करोड़ की कॉस्ट भी हुई है। और मैं कोई आरोप के लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु जमीन के छोटे मोटे विवाद थे वो इससे पहले की सरकार ने उस गति से हल ही नहीं किए, इस कारण भी विलंब हुआ। योगी जी की सरकार आई तो आपको ध्यान होगा यहाँ पर कुछ थोड़ा सा किसानों को भी कुछ छोटे मोटे इश्यूज थे, उनको हल किया गया, फिर यहाँ पर काम शुरू हुआ। आज ये बिल्कुल फुल्ली प्रिपेयर्ड है उद्घाटन के लिए। कल इसका उद्घाटन लोकार्पण आदरणीय राजीव चंद्रशेखर जी करेंगे और मेरठ के बच्चों के लिए उनके सपनों की एक सौगात है ये, यहाँ करके अपना भविष्य संवारेंगे वो। IT प्रोफेशनल्स का प्रत्येक क्षेत्र में आजकल उपयोग है, चाहे वो केवल टेक्नोलॉजिकल के विषय में नहीं है, साइंस में नहीं है, केवल इंजीनियरिंग में केवल नहीं है। आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो विषय है वो बड़ा व्यापक हो गया है। तो मेडिकल साइंस हो, निर्माण हो, कला हो, डिजाइनिंग हो, सभी में उसका उपयोग है। तो IT प्रोफेशनल्स के जो भी स्वप्न हैं उनको पूरा करने का एक अच्छा। देखिए, बहुत अच्छी बात सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी ने कही है कि नई उम्मीदों की किरण भी लेकर आएगा और विकास के पथ पर मेरठ ही नहीं पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कल इसका उद्घाटन होने के बाद ये जो पार्क है वो STPI को, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर तमाम ITs, तमाम बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पर आएंगी, युवाओं को रोजगार देंगी और पूरे देश के लिए बेहतर स्टार्टअप आइडियाज भी यहां से निकलकर दुनिया के सामने आएंगे। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। खबर आगरा से। यहाँ पर चुनाव से पहले संगठन मजबूत करने में कांग्रेस पूरी तरीके से जुट चुकी है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कार्यक्रम की वर्कशॉप यहां पर की गई। सूर सदन प्रेक्षागृह में इस वर्कशॉप को आयोजित किया गया। अलका लांबा के साथ अभिनेत्री काम्या पंजाबी भी शामिल हुई। महिलाओं को कांग्रेस की नीतियों के बारे में जानकारी उनके द्वारा दी गई। तो आगरा में आज कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर वर्कशॉप की और उसका स्लोगन था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। टाउन हॉल में इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की कांग्रेस महिला मोर्चा राष्ट्रीय नेता डिसूजा से। उनका क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। 2022 चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं चुनावी बिगुल फूंक चुका हर पार्टी चुनावी मैदान में। हमारे साथ कांग्रेस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात करेंगे कि आज एक वर्कशॉप हो रही है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मैं क्या कहूँगी? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगी और महंगाई के खिलाफ लड़ रही है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ यूपी की लड़कियां लड़ने निकली है, ठान लिया है। आपने देख लिया होगा कल झांसी में हजारों की संख्या में जिस तरीके से कल लड़कियां मैराथन में उन्होंने हिस्सा लिया। लखनऊ का मैराथन कैंसिल कर दिया इन्होंने और आज क्यों? क्योंकि वो डर गए। और आज आप आगरा की महिलाओं को देख रहे हैं, आज आप आगरा में वो ताकत देख रहे हो। लड़कियां जो हैं वो बढ़ चढ़ के प्रियंका जी की ताकत बन गई हैं। कह रहे कि कांग्रेस का भी कोई अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा हमें उत्तर प्रदेश में, तो इस बार क्या देख रही हैं आप? कांग्रेस का अस्तित्व था, है और रहेगा, और उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में। आप जरा हॉल के अंदर आके देख लीजिए किस उत्साह के साथ महिलाएं खड़े हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं महिलाएं उत्साह के साथ खड़ी हैं और जो वर्कशॉप हो रही है उस वर्कशॉप में आप देख सकते हैं कि लगातार महिलाएं पहुंच रही हैं। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। तो इसी के साथ यूपी विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।